इंतखाबात से पहले बड़ी सियासी जमातों के लोग आपस में लीडर्स बातें करते हैं और इलेक्शन की स्ट्रेटजी क्या होती है उसके ऊपर गौर व खौज करते हैं। लाहौर में एक ऐसी आज एक मुलाकात नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुई। कोई वैसे तो इसको गैर मामूली मानी नहीं, इस मीटिंग को देने चाहिए, लेकिन पीडीएम ने जो 16 माह की हुकूमत की उसका एक नुकसान जो इस वक्त पीएमएलएन, मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, वो अपनी पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक लूज़ कर चुके हैं। जो 16 माह में पाकिस्तान में महंगाई हुई, बेरोज़गारी हुई, उसका बहुत बड़ा बोझ उन जमातों के ऊपर है जो पीडीएम का हिस्सा बनकर हुकूमत कर रही थी। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर थे तो सबसे ज़्यादा बोझ पीएमएलएन के ऊपर है। इमरान खान ने शायद सबसे बड़ी अपने पॉलिटिकल कैरियर की जो मिस्टेक की वो 9 मई किया। 9 मई ना करते तो वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका बयानियाँ लेकर जो उनको अरूज हासिल हुआ था 27 मार्च 2022 के बाद से, उससे पहले वो अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये था कि वो अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके, इकॉनमी को नहीं संभाल सके। लेकिन पीडीएम ने उसको 4 गुना रफ्तार के साथ उसी इकॉनमी को ऐसा डुबोया है कि अब इंतखाबात से पहले ये सारी जमातें परेशान हैं कि कौन सी हिकमत अमली या कौन सा बयानिया लेकर अवाम के पास जाएँ। इमरान खान इस वक्त गिरफ़्तार हैं, जैसे पिछले इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार थे, इस दफ़ा इमरान खान गिरफ़्तार है। पिछले इंतखाबात में नवाज़ शरीफ की नाअहली हो चुकी थी, इमरान खान की तोशाखाना केस में हो चुकी है, साइफ़र का मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मालूम नहीं उसका अंजाम भी क्या होगा। आज उसकी पेशी भी थी और आज पहली दफ़ा जब से साइफ़र का मुकदमा चलना शुरू हुआ है तो आज मीडिया को एक्सेस दी गई। 7 जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर इमरान खान का जो बयान है उससे एक इंडिकेशन मिलती है कि वो इस मामले में जनरल बाजवा को अभी वो ना बख्शने वाले हैं ना भुलाने वाले हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से कहा कि वो साइफ़र के मुकदमे में जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाएंगे और अमेरिकी सफारत खाने के नुमाइंदे को भी बुलाएंगे। अब ये मालूम नहीं है कि उनका ताज़ा तरीन इल्ज़ाम किसके ऊपर होगा। इल्ज़ाम सबसे पहले ये था कि अमेरिकी साजिश हुई है, अमेरिकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। डोनाल्ड लू के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, साजिश अमेरिका से नहीं हुई, साजिश यहाँ से अमेरिका बरामद की गई और ये साजिश जनरल बाजवा ने की है। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ़ और लोगों के नाम भी लेते रहे। लेकिन अगर वो जनरल बाजवा को गवाह के तौर पर बुलाते हैं या अमेरिकी सफारत खाने को फ़रीक के तौर पर उस केस के अंदर शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उनका वो जो 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद में जलसे में उन्होंने ख़त लहराया था, वो इलेक्शन से पहले उसी बयानिए के साथ इंतखाबात में जाना चाहेंगे। क्या इंतखाबात में पीटीआई को फ्री हैंड मिलेगा? बहुत कम इम्कान है। जिस तरीके से उनके लोग पकड़े गए, मुझे नहीं लगता कि उनको फ्री हैंड मिलने वाला है। उनकी पार्टी आज़ादी से इलेक्शन लड़ सकेगी? नहीं लड़ सकेगी, बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही सूरत हाल होगी और उससे ज़्यादा 10 गुना सख्ती होगी जितनी पीएमएलएन में पिछले 2018 के इंतखाबात में पीएमएलएन ने जिसका सामना किया था। एंड रिज़ल्ट क्या होगा? अब नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के ऊपर अगर दोबारा आ जाए, नवाज़ शरीफ को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा घोड़ा करार दिया जाता है। अगर नवाज़ शरीफ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इंतखाबात में बरतरी हासिल कर लेते हैं या एक कोलिशन की शक्ल में हुकूमत बना भी लेते हैं, तो एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो पॉपुलर तो नहीं होगी लेकिन नंबर्स उनके पूरे हो जाएंगे। तो क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नवाज़ शरीफ जब तक पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी तब तक पंजाब के अंदर वो पॉपुलर थे। जितने बाई इलेक्शंस होते थे 27 मार्च 2022 से पहले अगर पंजाब में 13 या 14 इंतखाबात हुए, बाई इलेक्शंस हुए, तो उसमें से एक सियालकोट की एमपीए की सीट थी जो पीटीआई जीत पाई। बाकी सब नशिस्तों के ऊपर पीएमएलएन ने कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद की सूरत हाल देखनी हो तो 25 सीटें हैं। जब पंजाब में अभी पीटीआई की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत कायम थी, उसका नतीजा ये था कि उसकी अक्सरियत, बड़ी अक्सरियत जो थी वो पीटीआई जीत गई थी। अब क्या होगा? इंतखाबात होंगे वक्त पर तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा? 17 लोग, अननोन लोग, वो एक पटिशन लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी चले गए कि इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। इंतखाबात का इल्तवा पाकिस्तान के मसाइल में 100 गुना इजाफा तो कर सकता है, उसको हल नहीं कर सकता। वलीद इकबाल साहब, इंतखाबात से पहले ये पीडीएम के अंदर भी एक खलफशार है। अब पीपल्स पार्टी की आपने पूरी कहानी सुनी है, वो सारा इल्ज़ाम देते हैं पीएमएलएन के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, जो कुछ भी सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त उन सारों को एक चैलेंज का सामना है। जो जो उस 16 महीने की हुकूमत का हिस्सा था वो लोगों के गमो गुस्से का उसको सामने आया। दे आर हाईली अनपॉपुलर। आई डोंट नो कि नवाज़ शरीफ के इलेक्शन कैंपेन के अंदर लोग कितना कबूल करेंगे, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा तो नहीं थे, वो तो पाकिस्तान से बाहर थे, लेकिन उसी जमात को लीड करना है जिसका वज़ीर आज़म था, छोटा भाई वज़ीर आज़म था। तो क्या बनेगा? मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं वो एक मुहावरा है, आपके शो पे नहीं बोला था, अब यहाँ बोल देता हूँ। जहाँ तक पीपीपी की लीडरशिप अपने आप को डिसंगेज करने की और डिस्टेंस करने की कोशिश कर रही है पीडीएम की उस हुकूमत से जो कि 16 माह कायम रही, 2022 के अप्रैल से लेकर अगस्त 2023 तक,
वो बिल्कुल एक फ्यूटाइल और नाकाम कोशिश है, क्योंकि पीपीपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी पीडीएम गवर्नमेंट की, उनकी सपोर्ट के बगैर एक दिन भी नहीं चल सकती थी पीडीएम गवर्नमेंट। सो यहाँ तक वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं फ्रॉम द पीएमएलएन या पीडीएम गवर्नमेंट। तो मैंने कहा था ना, मुहावरा मैंने आपके शो पे तो नहीं बोला, मैं फिर बोलूँगा, वो है राम सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम। तो वो तो बिल्कुल एक ही वो बात है। तो इसलिए वो मलबा जो है ना, वो सारा पीएमएलएन पे नहीं डाल सकते, वो पीडीएम का मुश्तरका मलबा है। और उसमें और बहुत सी चीज़ें भी शामिल हैं सिवाय अलावा इस महंगाई और वो सारी जो बेरोज़गारी और जो मुसीबत का जो वबाल डाला गया उन्होंने अवाम के ऊपर, और जिसके लिए वो बैलेट के ज़रिए इंतकाम लेने के लिए तैयार हैं। और वो ये है कि वो बराबर के शरीक थे, और ये मैं आपको सोच समझ के बात कर रहा हूँ एज ए लॉयर और एज पाकिस्तान की आइनी और जमहूरी तारीख़ के एक तालिब इल्म के। और वो ये है कि वो जितनी आइन शिकनी भी उस दौरान हुई, आइन की जो मुकर्रर करदा हदूद के अंदर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने थे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी होती रही, जिस तरह असम्बली के ज़रिए करारदादें पास होती रहीं, जिस तरह असम्बली के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जाके ये जी वो करारदाद पास हो गई है, पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के पंजाब के, हमारे पास सिक्योरिटी देने के लिए जो है वो अफरादी कुव्वत नहीं है, ये सारी चीज़ का ये हिस्सा थे। ये एक मईशत के अलावा पाकिस्तान की जमहूरी और आइनी तारीख़ की जितनी डिससर्विस इन्होंने मिलकर की है, और मैं समझता हूँ आज भी ये अपने लिए इन्होंने गड़ा खोदा है ये। क्योंकि जितना मैं 9 महीने से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये सूबा पंजाब और सूबा केपी के जो इलेक्शंस जो हैं, इनके ऊपर जो है आइन की नाफरमानी मुसलसल हो रही है, आज तक हो रही है, कि ये पॉलिटिकल क्लास जो है ये इसका हिस्सा बन रही है, और ये एक दिन इन्हीं के ऊपर आके बूमरैंग करेगा। क्योंकि जब पॉलिटिकल क्लास जो है अपना आइन से तजावज़ करती है और एक मिसाल कायम करती है, जो कि केपी और पंजाब की असम्बलियों के जो मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन के ना होने से और सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने से है, वो मिसाल फिर इस्तेमाल आगे भी होगी और इनके नुकसान के ऊपर भी होगी, ये मैं समझता हूँ। जो आज इन्होंने इनहराफ किया कल इन्हीं के खिलाफ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वलीद साहब, जो इस वक्त की सिचुएशन है वो बड़ी टेढ़ी सिचुएशन है। इमरान खान का आज का भी अगर आपने जो इंटरेक्शन उनका मीडिया के लोगों से हुआ है, मुझे लगता है कि 9 मई वाले इशू को शायद इमरान अभी भी रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी जमात के ऊपर उसका बहुत बड़ा बोझ है। उनको अपने आप को उससे डिस्टेंस करना चाहिए। अगर वो उसी मोड में रहते हैं कि 27 मार्च ने उनको पॉपुलैरिटी दिलाई तो उसी पे लड़ेंगे, मुझे लगता है इस कन्फ्रंटेशन से जीतेगा कोई नहीं। देखिए जी, 9 मई की जो पॉपुलर वोट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो तो उसका तो फैसला जब बैलेट जो है वो कास्ट होगा तभी होगा। मैं इस बात के ऊपर वाजे करना चाहता हूँ कि वायलेंस की किसी भी फॉर्म को मैं सपोर्ट नहीं करता, और मैं हर तरीके की वायलेंस को उसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसके ऊपर भी जो है अभी एक मुहावरा या फ़िक्रा होता है, ज्यूरी इज स्टिल आउट, कि ये जो 9 मई को वाक़यात वायलेंस के हुए, ये कोई एक स्पॉन्टेनियस चीज़ थी और उसमें मिसक्रिएंट्स थे, या ये पीटीआई की पॉलिसी की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी। लेकिन उसमें मैं इस बात की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं करता। मैं आपको एक बात अर्ज़ कर दूं, ये मुमकिनात में मेरे नज़दीक, या कि राय का इजहार है, मेरे नज़दीक ये मुमकिनात में शामिल है कि वही लोग जो आज जो हैं अपने आप को हीरो बना रहे हैं दूसरी पार्टियों में जाके और वफादारियां तब्दील करके और मजम्मत करके सारे वाक़यात की 9 मई के, और कह रहे हैं कि जी हम जो हैं इसलिए अलग हो रहे हैं पीटीआई से। मेरे जहन में मैं गिन सकता हूं कि उसमें से अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो उस मौके पे खान साहब को मिसगाइड कर रहे थे कि जी आप इसके ऊपर बैक ट्रैक ना करें, आप डटे रहें। वो लोग मैं ये समझता हूं, लेकिन अब माफी तलाफी करके मजम्मत करके वो पीछे हो गए, वो मजम्मत करके पीछे हो गए हैं, धक्का मार के खुद पीछे हो गए हैं। ये मैं समझता हूं, बिल्कुल ये मेरी अपनी राय है। पाकिस्तान का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें सर्व होगा कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को और सियासी जमातों को यकीन हो कि ये शफाफ इलेक्शन है, ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर को भी। 19-20 नहीं, आपके पहले दिल में तसल्ली होनी चाहिए, आपके वोटर को तसल्ली होनी चाहिए। आप तसल्ली होंगी तो दुनिया खुद ही देख रही है, दुनिया को खुद ही तसल्ली होगी। अभी जो सूरत हाल है 9 मई के बाद, उसमें पार्टी शायद मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के साथ इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकेगी। शायद 9 मई के बयानिया, जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपका बयानिया वोटर्स के लिए क्या होगा, आपका भी एक बयानिया चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को बताने के लिए कि ये हमारा बयानिया 9 मई का। पॉलिटिकल पार्टी को 9 मई से डिस्टेंस करना पड़ेगा, पीटीआई को 9 मई की मजम्मत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी भी इमरान दरमियान में है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, मुझे उसमें क्लैरिटी नहीं नज़र आई। मेरे ख्याल में हमारा जो तवज्जो का मरकज़ है वो 8 फरवरी है, 9 मई नहीं है। हम 8 फरवरी पे फोकस करेंगे
और हम ऑब्वियसली, मैंने तो आपको अर्ज़ किया, मेरा मुसलसल मौक़िफ़ यही रहा है कि इसका पार्टी पॉलिसी से या पार्टी की तरफ से कोई ऐसा जो है कभी भी ना मेरी ज़ाती उसमें एक्सपीरियंस में पार्टी के सरबराह के साथ मैं बड़े अहम डिस्ट्रिक्ट का सदर रहा हूँ, कभी भी वायलेंस जो है पार्टी की पॉलिसी नहीं रही। कभी हमारी तारीख में कोई बोरी बंद लाशें नहीं रहीं, कभी कोई हमारी तारीख में भत्ताखोरी नहीं रही। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें रही हुई हैं, हमारी उसमें ऐसा कोई माजी नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि वो लोग जिन्होंने इमरान को धक्का मारा वो दूसरी जमात में चले गए। वो डिस्टेंस करने की उसको ये बयानिया के हवाले से या तो आज भी वो अपॉर्चुनिटी इमरान के पास मौजूद है, आज भी वो अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बजाय ये क्लेम करें कि ये डोनाल्ड लू की साजिश थी और यहाँ अमरीकी उस वक्त आर्मी चीफ जो था अमरीकी साजिश की वहाँ पर उसने हुकूमत गिरा दी, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की और गवर्नमेंट की लड़ाई हुई। देखें जी, ये जैसे 2018 में नून लीग से लड़ाई। अब ये 9 महीने ये एक और मौजू है, ये एक और मौजू है। और ये मेरी अर्ज़ ये है कि इस मौजू पे कि ये कौन और किसकी साजिश थी और कैसे थी, इस पे मैं समझता हूँ कि चेयरमैन इमरान खान और उस वक्त और जो दीगर उनके काबीना के अरकान थे, सब बशमूल वज़ीर ख़ारजा के, वो कोई ऐसी मालूमात रखते हैं जो मैं नहीं रखता। लेकिन इसके ऊपर भी मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स में डिमार्च भी किया गया था। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। मुझे इसकी हकीकत का कतई कोई अंदाज़ा नहीं है, मैं तो ना कैबिनेट में था ना कहीं और, बट ये है कि जो कुछ मंजर आम पे आया है और जिस तरह से इसके ऊपर जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी उस थोड़ा सा अरसा और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ये मामला भेजा गया, तो इसके ऊपर भी। और देखें, एक अगर आप पिछले 100-150 साल की तारीख में जाएं तो क्योंकि CIA और अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी है कि 25 साल बाद अपने वो रिकॉर्ड्स जो हैं उनको रिलीज़ कर देते हैं, सिवाय बहुत सेंसिटिव चीज़ों के। तो 150-200 साल की हिस्ट्री रही हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरफेयर करने की दूसरे ममालिक में। ये मनरो डॉक्ट्रिन से शुरू होता है। नहीं सर, जो मैं और कहाँ लातीनी अमेरिका में और इंडोनेशिया में, और ये मैं सब जब कम्युनिज्म के खिलाफ 2017 में नवाज शरीफ को गिराया गया था, वो भी अमेरिकी साजिश थी। नहीं, ये तो वो आपको बताएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, ये मैं आपको इसलिए सवाल पूछा है कि ये हमारे यहाँ भी एक तारीख है, जैसे अमेरिका की दुनिया में रिजीम चेंज की पॉलिसी है, हमारे यहाँ एक इंटरनली भी रिजीम चेंज का इशू है। नहीं, इसका एक जवाब जो मेरे पास है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने कम से कम उस वक्त तो कोई ऐसी साजिश का 9 महीने नहीं था ना किया, उन्होंने कोई इल्जाम अमेरिकी साजिश का नहीं लगाया था पानामा में, बल्कि पानामा तो एक इंकशाफ हुआ था जो कि एक इंटरनेशनल लॉ फर्म ने किया, किरमानी साहब से, और इसमें बहुत से हेड्स ऑफ स्टेट और बहुत से हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आए। क्या मौजूदा जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने कद इतने बड़े हैं उनके कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए एक मेज़ पे बैठे होंगे? तो क्यों? देखें जी, देरपा जमहूरियत, ड्यूरेबल डेमोक्रेसी जो है मेरे नज़दीक वाहिद सोल्यूशन है, क्योंकि हमें इस्तेकाम चाहिए, हमको अमन चाहिए, और हमें फिर तीसरी लेवल नंबर पर मुआशी तरक्की। पहले 2 होंगे तो मुआशी तरक्की होगी। मैं समझता हूँ कि किरमानी साहब ने जो बात की बिल्कुल अच्छी बात की, इनके लीडर्स को इनसे मिसाल लेनी चाहिए। इन्होंने कहा जी 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनको अलहदा कर दें और बाकियों को इलेक्शन लड़ने दें। तो भाई 8-10 अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि 8-10 हज़ार 12 हज़ार लोग हैं जो 9 मई में मुलविस थे, उनमें से इतने पकड़े गए हैं, इतने अभी भी पकड़ने हैं। तो 12.5 करोड़ वोटर हैं पाकिस्तान के, जो वोट रखता है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। जिसका पास वोट है, नेशनल असेंबली का इलेक्शन पूरे मुल्क से लड़ सकता है, सूबे का इलेक्शन वो लड़ सकता है। क्या वो लीडर है जो सारे सियासतदानों को एक मेज पे बैठा है? ये किसको करना चाहिए? नहीं, अब ये नवाबजादा नसरुल्लाह साहब अपने वक्त के तो थे लीडर एक, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से पहले भी कह चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ जो है, ये वक्त वो है जब वो स्टैंड लें, वो कहें। आपने पूछा था सवाल इसी तरीके का मुझे अपने, जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में आया था। आपके ख्याल में नवाज शरीफ को ये काम करना चाहिए? मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए। इमरान को दावत देनी चाहिए? मेरे ख्याल में उनको ये, इमरान खान साहब को दावत दें या ना दें, उनको ये स्टैंड लेना चाहिए कि जी ये अमल जमहूरी जो है वो जमहूरी तरीके ही से होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, मेरी अर्ज सुन लें, इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले। ये इतने खौफजदा हैं, ये क्या इलेक्शन करवाएंगे, ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? क्या नवाज